गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम 11th क्लास सब्जेक्ट इंग्लिश का जो आपका टॉपिक है पैसिव वॉइस, हम उसको लर्न कर रहे हैं, जिसमें आपको पता है विद्यार्थियों के हमने सबसे पहले असर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कंप्लीट किया है और उन दोनों ही सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक एक्सरसाइज जो है हम यहाँ पे लेकर के आए हैं। उम्मीद है कि आपने रूल्स पहले से पढ़ लिए होंगे और निश्चित रूप से आप इन सेंटेंसेस को हल कर पाएंगे। ठीक है, जिन विद्यार्थियों ने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं पैसिव वॉइस के, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप उन वीडियोस को देखें। आप टेंस संबंधी जो भी रूल्स हैं, जो चेंजेज हैं, उनको पढ़ें। ठीक है ना, दूसरे जो रूल्स हैं उनको पढ़ें। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एक छोटा सा ही पार्ट है, ठीक है ना, जो 2 वीडियो में मैंने समझाया है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं और निश्चित रूप से आप उसको अगर धैर्य से पढ़ेंगे तो आपको वो समझ में आएगा और तब आप इस एक्सरसाइज को आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, आप स्वयं भी प्रयास करेंगे कि साथ साथ इन सेंटेंसेस को लगाएं और ये चेक करें कि कितने सेंटेंसेस आप स्वतः ही सही कर लेते हैं। वैसे मुझे तो ये आशा, ये उम्मीद है कि निश्चित रूप से आप पूरे ही सेंटेंसेस लगा पाएंगे यदि आपने धैर्य से पैसिव वॉइस के सभी वीडियोज या लेक्चर्स को देखा है। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, सेंटेंस आपके सामने पहला लिखा हुआ है, आई डिड नॉट ब्रेक द ग्लास। आई डिड नॉट ब्रेक द ग्लास। तो देखो बच्चों, आपको मैंने बताया था कि यदि आपको एक्टिव से पैसिव करना है तो आपको 2 चीज़ों की जानकारी बेहद जरूरी है, एक तो सब्जेक्ट की और एक ऑब्जेक्ट की। सब्जेक्ट की जानकारी होती है जब आप हु से प्रश्न कर देते हैं और ऑब्जेक्ट की मोस्टली केसेस में जानकारी हो जाती है जब आप व्हाट से कर दें या फिर हुम से कर दें। हुम यानी किसे, ठीक है। ओके, तो 2 चीजें जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप जो ये सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट कर देते हैं और जो भी ऑब्जेक्ट उसको आप सब्जेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आई डिड नॉट ब्रेक दी ग्लास, तो आई तो आपका सब्जेक्ट है, डिड नॉट ब्रेक दी ग्लास, ब्रेक यानी वर्ब। आपको ये भी बता दूं कि आप ऑब्जेक्ट को किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे। देखो, मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका है कि सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करें कि आपके सेंटेंस की वर्ब क्या है, वर्ब, और वर्ब के बाद आने वाला जो शब्द है वो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से भी पहचान सकते हो कि आपको पहले क्रिया पता कर लीजिए, जैसे यहाँ ब्रेक है, यहाँ कॉल है, यहाँ गेव है, यहाँ डू है, ये आपकी वर्ब्स हैं और वर्ब के बाद आने वाला जो है वो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब से या मेन वर्ब से पहले आने वाला शब्द जो है वो आपका सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आई तो आपका सब्जेक्ट हो गया, दी ग्लास आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। दी ग्लास जो है नाउन है, तो यहाँ पे आप किसका प्रयोग करोगे बच्चों, दी ग्लास। अब देखना, डिड नॉट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब ग्लास आपका सिंगुलर में आएगा तो किसका प्रयोग करोगे आप, वॉज का। ठीक है, द ग्लास वॉज, उसके बाद क्या आइए, निगेटिव है तो नोट करना पड़ेगा, द ग्लास वॉज नॉट। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया ना कि यहाँ पे वॉज कैसे आया। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों में, वॉज कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे डिड दे रखा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट का जब भी पैसिव बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब का प्रयोग आपको करना होगा। तो हो गया दी ग्लास वॉज नॉट और ब्रेक की थर्ड फॉर्म आपकी हो जाएगी ब्रोकन। द ग्लास वॉज नॉट, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो हो गया द ग्लास वॉज नॉट ब्रोकन, ब्रोकन और प्रीपोजिशन लगाओगे आप बाई और आई का ऑब्जेक्ट आप यहाँ यूज करोगे मी। द ग्लास वॉज नॉट ब्रोकन बाय मी, ये आपका पैसिव हो गया। आशा करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों का भी ये पैसिव बिल्कुल सही हो गया होगा। आप पहले से उसे सॉल्व कर लें और जब मैं उसे कर दूं आप उसको चेक भी कर लें। इसको भी देख लेते हैं, हु वॉज कॉलिंग मी। ये हु वाला WH वर्ड वाला आपने कल ही सीखा है कि WH वर्ड में, वैसे तो WH वर्ड का करना बेहद ही आसान है,
लेकिन हु का बस थोड़ा सा कुछ आपको ध्यान रखना पड़ता है। हम कैसे करते थे, देखो WH वर्ड्स का हमने किस प्रकार से किया था विद्यार्थियों, आपको बता दूं, मैंने बताया था कि जब भी किसी सेंटेंस के प्रारंभ में WH वर्ड हो तो आप पैसिव में भी सबसे पहले क्या लगाओगे, WH वर्ड, वही वाला WH वर्ड लगाओगे। तो यहाँ पे अगर हु है तो यहाँ पे भी क्या होगा, हु होगा। ओके, वॉज कॉलिंग मी, देखो ये आपकी कॉल वर्ब है, तो वर्ब के बाद आने वाला आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया मी। और मी जो है जब आप इसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस, मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। चलो आई हो गया, ये तो आई हो जाएगा, लेकिन अभी हमें यहां देखना पड़ेगा वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि बिल्कुल सही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जब पैसिव बनाएंगे विद्यार्थियों तो आपको पता, मैंने कहा जब भी कंटिन्यूअस आ जाए, दो ही बनेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, तो हेल्पिंग वर्ब तो उसी टेंस की रहेगी। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो एजेमारी लगाओगे, पास्ट कंटिन्यूअस है तो वॉजवरी लगाओगे, लेकिन उसके साथ बीइंग और जोड़ दोगे। लेकिन एक बात और आपको बताई थी मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कि 2 हेल्पिंग वर्ब या 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो तीनों ही सहायक क्रियाएं, दोनों ही सहायक क्रियाओं का प्रयोग एक साथ नहीं करते, बल्कि पहली सहायक क्रिया के बाद आप सब्जेक्ट लगा देते हैं। तो पहले तो आप देखेंगे वॉज कॉलिंग पास्ट कंटिन्यूअस, यानी या तो वॉज का प्रयोग करोगे या वर का, और साथ में बीइंग का। लेकिन वॉज वर किसके अनुसार करोगे, मी का कर्ता क्या हो जाएगा, आई, तो यहाँ पे क्या हो गया, वॉज, तो क्या हु वॉज, और मी का क्या होगा, आई, तो क्या हु वॉज आई, हु वॉज आई। अब वॉज से कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि वॉज तो केवल पास्ट इंडेफिनिट पे लगता है, ये कंटिन्यूअस है तो साथ में क्या जोड़ोगे, बीइंग, तो क्या हु वॉज आई बीइंग, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और प्रीपोजिशन विद्यार्थियों बाय, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि बाई के बाद लगाने के लिए सब्जेक्ट नहीं है। अगर इसको आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो मैंने बताया कि आप बाई को सबसे पहले लिख दो और हु को किस में बदल दो, हुम में। ये बाई को आपने ले लिया सबसे पहले और हु न लिख करके किसको लिख दिया, हुम को। टेंस अभी भी वही है, मी के अनुसार यहाँ वॉज लगाओगे, फिर लगाओगे आई, फिर लगाओगे बीइंग, और वर्ब की लगा दोगे थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा, कॉल्ड, और यहीं पे कर दोगे उसको पूरा क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद, तो हो जाएगा बाई हुम वॉज आई बीइंग कॉल्ड, या फिर हु वॉज आई बीइंग कॉल्ड बाय। ओके, गॉट इट। उम्मीद है ये भी आपने सही किया होगा, और अगर कोई गलती है तो आप इसे समझ लें और समझ में आ भी गया होगा। वैसे तो कल भी इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो है मैंने करवाए थे। माई फादर गेव मी एन एडवाइस, ओके, माई फादर, ये देखो गेव, गेव क्या आपका क्रिया है, वर्ब है, वर्ब के बाद ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे देखो मी और एन एडवाइस, दो आपके ऑब्जेक्ट्स दे रखे या दो कर्म दे रखे, और मैंने आपको ऐसे सेंटेंसेस की एग्जांपल्स भी करवाए हैं, उनके रूल्स भी लिखवाए हैं कि जब किसी भी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, ओके, तो एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट यानी निर्जीव कर्म और इनडायरेक्ट यानी सजीव कर्म। तो हम इसको अब इससे बना देते हैं, मी से बना देते हैं। मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, मी का कर्ता क्या होगा, आई। देखो यहाँ भी हमने आई का प्रयोग किया था, ये आपको ध्यान रखना है। मी का आई, आई का मी होता है, वी का अस और अस का वी हो जाता है, यू का यू और यू का यू ही रहता है, ही का हिम, हिम का ही, सी का हर का सी, इट का इट ही रहता है दोनों स्थितियों में, और दे का देम हो जाता है, और देम का दे। आई, अब देखना गेव, गेव यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, गेव जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का कहने का तात्पर्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आपको याद आ गया होगा कि जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर का प्रयोग करोगे। आई के अनुसार किसका प्रयोग करोगे आप, वॉज का, तो गया आई वॉज, गेव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गिवन, आई वॉज गिवन। देखो मी तो यहां आ गया, आई वॉज गिवन, अब क्या चाहिए, एन एडवाइस, आई वॉज गिवन एन एडवाइस बाय माय, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है पूरा, तो प्रीपोजिशन बाई लगाओगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दिया, बाई माई फादर हो गया, बाई माई फादर हो गया। अगर इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते तो आपका सेंटेंस क्या हो जाता,
सबसे पहले क्या लगाते, एन एडवाइस सेंटेंस, टेंस आपका वो ही रहता तो एन एडवाइस के अनुसार भी वॉज का प्रयोग करते, एन एडवाइस वॉज गिवन, और ये यहाँ पे ना करके मी को जोड़ना पड़ता, टू मी कर देते, क्योंकि जब भी आप, मैंने नियम आपको लिखाया था कि जब भी आप किसी भी निर्जीव कर्म से पैसे बनाते हैं तो सजीव कर्म को जोड़ने से पहले किसका प्रयोग कर देते हैं, टू का, तो हो जाता एन एडवाइस वॉज गिवन टू मी बाय माय फादर। ओके, नो वन कैन डू इट, सेंटेंस है नो वन कैन डू इट। ओके, नो वन कैन डू इट। अब देखना है यहाँ पे आपका जो कर्म है वो क्या है, डू आपकी वर्ब है, वर्ब के बाद जो आ गया वो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो टी रहता है, बताया था मैंने इट। मॉडल आपका कैन दे रखा है तो कोई चेंज नहीं करना है, इट कैन भी रहेगा। देखो मॉडल तो वो रहेगा ही, लेकिन साथ में बी का प्रयोग करना है, किसका करना है, बी का प्रयोग, लेकिन बी का प्रयोग एकदम से यहाँ नहीं कर देंगे। एक चीज ध्यान रखना, मैंने एक दिन और शायद आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था कि जब कभी भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में नो वन आ जाए, नोबडी आ जाए, नन आ जाए, इस प्रकार के कोई भी शब्द आ जाए तो आपको नॉट का प्रयोग सेंटेंस में करना होता है। ये जो नो दे रखा है, नो को नॉट में कर देंगे, इट कैन नॉट। और आपको याद होना चाहिए कि जब भी हेल्पिंग वर्ब्स दो हो जाती हैं, जैसे यहाँ पे कैन बी का प्रयोग करना है तो कैन बी का प्रयोग करना, कैन बी दो हो गई, तो आपको क्या करना, नॉट का प्रयोग पहली सहायक के बाद ही करेंगे, तो कैन नॉट, बी को थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं तो ये हो गया बी, इट कैन नॉट बी। डू की थर्ड फॉर्म क्या बच्चों, डन, प्रीपोजिशन बाय। अब नो तो यहां से हट गया था, क्या बचा, वन कर दो या एनी वन कर दो, वन कर दो या एनी वन कर दो, ठीक है। इसका भी एक रूल है, मैं शायद लिखाना भूल गया हूं, मैं लिखवा दूंगा। कुछ इस प्रकार के आपके सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको प्रीपोजिशन बाय के बाद हम नहीं भी लिखते हैं तो भी हमारा सेंटेंस सही होता है, जिनमें नो वन आता है, एवरीवन है, समवन है, समबडी है, पीपल है, क्राउड है, इस प्रकार के हैं ये, तो इसको हम यहाँ पे भी पूरा कर सकते थे, इट कैन नॉट बी डन बाई वन या एनी वन की जरूरत ही नहीं। वो कह रहा नो वन कैन डू इट, इसको कोई नहीं कर सकता, तो आपने कह दिया इट कैन नॉट बी डन, इसको नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ भी पूरा है, चाहो तो आप पूरा भी लिख सकते हो, यहाँ भी पूरा है, गलत किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। कुड यू हैव हेल्प्ड देम, कुड यू हैव हेल्प्ड देम। अब देखना है, ये आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, यहां शुरू हो रहा था WH वर्ड से, तो जब WH वर्ड से शुरू होगा तो पैसिव भी WH वर्ड से, जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से, और कुड तो चेंज होने वाला है नहीं क्योंकि मॉडल है, तो कुड को क्या कर दोगे आप, कुड कर दोगे। अब देखो हैव भी आया है, लेकिन आपको ध्यान होगा मैंने एक नियम लिखाया था कि जब किसी वाक्य में मॉडल के पश्चात हैव आया हो तो पैसिव बनाते समय मॉडल प्लस हैव के बाद किसका प्रयोग करेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक नियम और भी दिखाया था कि जब भी किसी सेंटेंस में सहायक क्रिया एक से अधिक होती हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो कर्ता से पहले तो केवल पहली सहायक क्रिया आती है, से सभी सहायक क्रिया कर्ता के बाद आती हैं, तो डैम का कर्ता क्या हो जाएगा, दे, तो क्या कुड दे, कुड दे क्या बचा बच्चों, हैव, और हैव के बाद जोड़ दोगे बीन, कुड दे हैव बीन, ये पहले से ही थर्ड फॉर्म है, तो या कुड दे हैव बीन हेल्प, प्रीपोजिशन आ जाएगा बाय, और यहाँ पे प्रयोग कर दोगे आप यू का और लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। नहीं समझ में आया, आसान है, टेंस का कोई परिवर्तन नहीं है, मॉडल है। कुड और हैव आया है, देखो तो कुड हैव के साथ बीन और जोड़ना पड़ता है। अब कुड हैव बीन एक साथ नहीं लिखते हैं, बल्कि पहली सहायक क्रिया के बाद करता, देखो पहली सहायक क्रिया के बाद यहाँ भी करता आ रहा है, तो पहली के बाद यहाँ भी करता आएगा, बस आपका ये कर्म जो है ये करता बन गया। हैव के बाद यहाँ बीन जोड़ दोगे। अगर वाक्य में ऊपर नॉट होता तो नॉट कहाँ पे होता, यहाँ पे होता, क्योंकि इंटेरोगेटिव नेगेटिव में नॉट का प्रयोग करते हैं आप सब्जेक्ट के बाद, तो आपको भी कहाँ पे करना पड़ता, सब्जेक्ट के बाद, तो हैव बीन थोड़ा और पीछे चला जाता, तो हो गया कुड दे हैव बीन हेल्प बाय यू, और नॉट होता तो कुड दे नॉट हैव बीन हेल्प बाय यू। ओके, व्हाई हैड वी नॉट वाटर्ड द ट्रीज, वाटर यानी उन्हें पानी डालना, सिंचाई करना, तो देखो WH वर्ड आ गया है, तो आपको सबसे पहले WH वर्ड को लिख दो, लिख दिया। हैड आया है, आपको याद आ गया होगा कि हैड यानी पास्ट परफेक्ट है, और याद ना भी आए तो समझ लेना कि जब भी हैज हैव हैड किसी सेंटेंस में आती है तो आपको बीन और जोड़ना है, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। तो अब हैड बीन हो जाएगा तो पहले तो हैड लगा दो, एक ही सहायक क्रिया होती है हैड बीन, एक वचन बहुवचन दोनों के लिए, तो देखने की आवश्यकता नहीं है। अब देख लो आपका सब्जेक्ट क्या बनेगा, नाउन है तो हो जाएगा दी ट्रीज, हो गया वाई हैड दी ट्रीज, वाई हैड दी ट्रीज, ट्रीज क्या आपका ये सब्जेक्ट है। सेंटेंस में नॉट भी आया है, और मैंने बताया नॉट किसके बाद आएगा,
सब्जेक्ट के बाद नॉट। किस केस में? जब सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव हो, WH वर्ड वगैरह शुरू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे आप? नॉट। तो हो गया वाई हैड द ट्रीज नॉट। अब हैड लग गया है लेकिन अभी हेल्पिंग वर्ब शेष रह गई है, कौन सी? बीन। तो हो गया वाई हैड द ट्रीज नॉट बीन वाटर्ड, प्रीपोजिशन बाई, और वी का क्या हो जाएगा? अस। वी का क्या होगा? अस, और आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। ये भी आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। Why had the trees not been watered by us? अगर यहाँ नॉट ना होता, यहाँ होता Why had we watered the trees, तो Why had the trees been watered by us? आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से यहाँ देखो एक बार आपको नोट करा देता हूँ, मैंने कई बार लिखवाया है आपको कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज कर्ता के बाद करते हैं। देख लेते हैं हम। ये नॉट है, वी के बाद आया, यहाँ भी नॉट ट्रीज के बाद आया, मतलब सब्जेक्ट के बाद ही आया है। ओके। आई एम गोइंग टू कंप्लीट दी वर्क। देखो गोइंग के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बच्चों ये कंफ्यूज मत हो जाना कि आपने देखा एम गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर प्लस बीइंग लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस यहाँ पे गलत हो जाएगा। कौन सा वाला? जिसमें गोइंग के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, उसको करने का तरीका मैंने आपको बताया था, इन्फिनेटिव है। तो सबसे पहले आपको देखना ऑब्जेक्ट क्या है आपका? दी वर्क, जिसको आपने सब्जेक्ट कर दिया द वर्क। यहाँ पे एम लगा है तो आई के साथ लगा था, वर्क के अनुसार एम नहीं लगेगा, क्या लगेगा? इज लगेगा। प्लूरल होता तो आर लगता, उसके बाद क्या लगेगा? गोइंग का गोइंग ही रहेगा, टू भी रहेगा। टू के बाद आपको किसका प्रयोग करना पड़ता है? बी का, और वर्क को कर देना है थर्ड फॉर्म। तो हो गया द वर्क इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड बाय, और आई का क्या हो जाएगा? ठीक है। ध्यान होगा इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसको जब पैसिव बनाओगे तो आप टू लगाओगे, टू के बाद बी लगाओगे, और वर्ब जो भी है उसको क्या कर दोगे? थर्ड फॉर्म। ओके, ये है। तो देखो टू कंप्लीट था, यहाँ कर दिया टू बी कंप्लीटेड, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। टीचर वॉज टू टीच दी स्टूडेंट। देखो मैंने कहा था एज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव के पश्चात जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो पैसे बनाते समय टू के बाद बी का प्रयोग करके वर्ब को थर्ड फॉर्म में कर देते हैं, और शेष नियम तो वही रहेंगे। सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, उसको आप सब्जेक्ट करते हैं द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स के अनुसार वॉज नहीं लग सकता। आप ध्यान देना, मैंने उस नियम को जब समझाया है तो उसको मैंने बताया है कि वॉज और वर्ब में से कोई लग सकता है, तो स्टूडेंट्स बहुवचन है तो वॉज लगा के वर्ब लगा दो। द स्टूडेंट्स वर, टू लग गया, टू के बाद बी लग गया, और जो भी क्रिया उसको क्या कर दो? थर्ड फॉर्म। तो द स्टूडेंट्स वर टू बी टॉट, प्रीपोजिशन बाय टीचर। दिस मूवी इंटरेस्ट्स देम, दिस मूवी इंटरेस्ट्स देम। देखें आप, देखें देम का आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे। इंटरेस्ट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आई ऐसे मीन्स प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, हेल्पिंग वर्ड लगेगा इज एम आर, दे के अनुसार क्या लगेगा? आर। दे इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म कर दो। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई नहीं। दे आर इंटरेस्टेड। अब एक चीज ध्यान कर लो कि इसमें खास बात क्या है? इंटरेस्टेड या इंटरेस्टेड ये कैसी क्रिया है? आपको ध्यान होगा मैंने आपको एक नियम लिखाया था कि इंटरेस्टेड के पश्चात प्रीपोजिशन लगता है बाय, क्या लगेगा? इन, और आपका सब्जेक्ट है दिस मूवी, उसको ऑब्जेक्ट कर दो तो हो जाएगा, तो हो जाएगा दे आर इंटरेस्टेड इन दिस मूवी। तो इस प्रकार से आपने आज ये एक एक्सरसाइज जो है वो लगाई है पैसिव वॉइस की। उम्मीद करता हूँ कि आपके ये पूरे के पूरे सेंटेंस सही हुए होंगे। बाय द वे कोई अगर थोड़ा सा गलत भी हो जाता है तो आप देख लें कि हमने गलती क्या की है, उसको करेक्ट करने का प्रयास करें। समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जहाँ भी रूल्स आपने कॉपी पर नोट डाउन किए हुए हैं आप वहाँ से उसको चेक भी कर सकते हैं, उस नियम को एक बार आप उसे पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है इसको अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। और हम जल्दी ही आपसे अगला जो वीडियो होगा पैसिव वॉइस का एक सेंटेंस आपका जो इंपरेटिव सेंटेंस रह जाता है उसको लेकर के आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।